नमस्कार, मैं बालन सिंह स्वागत करता हूँ कानपुर एजुकेशन। यदि आप लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी सब्सक्राइब करें तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करते हैं। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो पिछली क्लास में हम चर्चा कर रहे थे मूल अधिकारों की, और मूल अधिकारों में चर्चा कर रहे थे स्वतंत्रता के अधिकारों की। तो भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लेख अनुच्छेद 19 से 22 के मध्य किया गया है, और पिछली क्लास में हम लोगों ने अनुच्छेद 21 तक की चर्चा की थी। अब उसके आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 22 की। अनुच्छेद 22 अनुच्छेद 22 के अंतर्गत क्या बात की गई? अनुच्छेद 22 के अंतर्गत गिरफ्तारियों से संरक्षण प्रदान करने की बात कही गई है। क्या? अनुच्छेद 22 गिरफ्तारियों से संरक्षण। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारियों से संरक्षण। जो गिरफ्तारियां हैं, गिरफ्तारियों को भी दो प्रकार से बांटा गया। गिरफ्तारियां दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी गिरफ्तारियां? पहली सामान्य गिरफ्तारी और दूसरी निवारक निरोध। गिरफ्तारियां दो प्रकार की होती हैं। पहली सामान्य गिरफ्तारी और दूसरी निवारक निरोध। इन दोनों प्रकार की गिरफ्तारियों से संरक्षण की बात अनुच्छेद 22 में की जाती है। अब हम बात करते हैं सामान्य गिरफ्तारी क्या है। सबसे पहले सामान्य गिरफ्तारी क्या है? सामान्य गिरफ्तारी में क्या होता है? सामान्य गिरफ्तारी के अंतर्गत व्यक्ति को अपराध के पश्चात गिरफ्तार किया जाता है। सामान्य गिरफ्तारी में व्यक्ति को अपराध के पश्चात गिरफ्तार किया जाता है, तथा गिरफ्तार हो जाने के बावजूद भी उसे ये कारण जानने का अधिकार होता है कि उसे किस कारण से गिरफ्तार किया गया है। बात करते हैं क्या? इसके अंतर्गत व्यक्ति को अपराध करने के पश्चात गिरफ्तार किया जाता है तथा इसके बावजूद उसे कारण जानने का अधिकार है। तो सामान्य गिरफ्तारी में क्या होता है? सामान्य गिरफ्तारी के अंतर्गत व्यक्ति को अपराध करने के पश्चात गिरफ्तार किया जाता है। इसके बावजूद भी उसे कारण जानने का अधिकार प्राप्त होता है कि उसे किस कारण से गिरफ्तार किया गया है। इसी में दूसरी बात कही जाती है कि यात्रा के समय को छोड़कर 24 घंटे के भीतर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का एवं अपने आत्म संरक्षण के लिए वकील के प्रयोग का अधिकार है। क्या इसमें दूसरी बात क्या कही गई? दूसरी बात कही गई इसमें यात्रा के समय को छोड़कर 24 घंटे के भीतर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का तथा अपने आत्म संरक्षण के लिए वकील के प्रयोग का
अधिकार है। तो दूसरी बात क्या की जाती है, तो दूसरी बात कही जाती है, ये क्या होता है, यदि आप सामान्य गिरफ्तारी में लिप्त पाए जाते हैं या सामान्य गिरफ्तारी में गिरफ्तार होते हैं तो आपको 24 घंटे के भीतर सशरीर न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया जाएगा और आपको अपने आत्म संरक्षण के लिए, अपने बचाव के लिए वकील के प्रयोग का अधिकार प्रदान किया गया है। अब दूसरी बात करते हैं निवारक निरोध। क्या? निवारक निरोध। निवारक निरोध। तो निवारक निरोध में क्या होगा, निवारक निरोध में व्यक्ति को अपराध करने से पूर्व ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्या? निवारक निरोध में बिना किसी निवारक निरोध में क्या होता है, निवारक निरोध में व्यक्ति को अपराध के, निवारक निरोध के अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया, तो निवारक निरोध के अंतर्गत व्यक्ति को अपराध के पूर्व ही गिरफ्तार कर लिया जाता है ताकि व्यक्ति किसी भी अपराध को अंजाम न दे सके। क्या? इसके अंतर्गत व्यक्ति को अपराध के पूर्व ही गिरफ्तार कर लिया जाता है ताकि वह किसी भी अपराध को अंजाम न दे सके। तो निवारक निरोध में क्या होता है, निवारक निरोध में व्यक्ति को अपराध से पूर्व ही गिरफ्तार कर लिया जाता है ताकि वह किसी भी प्रकार के अपराध को अंजाम न दे सके। इसमें क्या होता है, बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के अपराध के पूर्व ही क्या होता है, व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो क्या बात है, बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के अपराध के पूर्व की जो गिरफ्तारी होती है वह निवारक निरोध कहलाती है। क्या? बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के अपराध के पूर्व की गिरफ्तारी निवारक निरोध कहलाती है। निवारक निरोध कहलाती है। क्या? बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के अपराध के पूर्व की गिरफ्तारी क्या कहलाती है, निवारक निरोध कहलाती है। और इसके अंतर्गत संसद के द्वारा 1950 ईस्वी में निवारक निरोध अधिनियम पारित किया गया। क्या? इसके अंतर्गत संसद के द्वारा 1950 ईस्वी में निवारक निरोध अधिनियम क्या? इसके अंतर्गत संसद के द्वारा 1950 ईस्वी में निवारक निरोध अधिनियम, 1971 ईस्वी में मीशा तथा 1985 ईस्वी में टाडा, 2002 में पोसा कानून पारित किए गए। क्या? 1971 ईस्वी में मीशा, 1985 ईस्वी में टाडा, 1985 ईस्वी में टाडा, 2002 ईस्वी में कोटा
कानून पारित किए गए। निवारक निरोध के अंतर्गत 1950 ईस्वी में निवारक निरोध अधिनियम, 1971 ईस्वी में मीसा, 1985 ईस्वी में टाडा तथा 2002 ईस्वी में कोटा कानून पारित किए गए। परंतु उपर्युक्त सभी कानून वर्तमान में कार्य नहीं कर रहे हैं। क्या? परंतु उपर्युक्त सभी कानून वर्तमान में कार्य नहीं कर रहे हैं। परंतु उपर्युक्त जितने भी कानून हैं वे वर्तमान समय में कार्य नहीं कर रहे हैं, चाहे वह 1950 का निवारक निरोध अधिनियम हो, 1971 का मीसा हो, 1985 ईस्वी का टाडा हो, 2002 ईस्वी का कोटा हो। ये सारे के सारे कानून वर्तमान समय में कार्य नहीं कर रहे हैं, वहीं 1967 ईस्वी में गैर कानूनी गतिविधियां निवारक अधिनियम का निर्माण किया गया था। क्या? 1967 ईस्वी में गैर कानूनी गतिविधियां 1967 ईस्वी में गैर कानूनी गतिविधियां निवारक अधिनियम का निर्माण किया गया था। गैर कानूनी गतिविधियां निवारक अधिनियम का निर्माण किया गया था। क्या? 1967 ईस्वी में गैर कानूनी गतिविधियां निवारक अधिनियम का निर्माण किया गया था, जिसमें 2019 ईस्वी में परिवर्तन कर दिया गया। क्या? जिसमें 2019 ईस्वी में परिवर्तन किया गया। जिसमें 2019 ईस्वी में परिवर्तन किया गया और इसके अंतर्गत व्यक्ति को 3 माह के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है। क्या? इसके अंतर्गत व्यक्ति को 3 माह के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके अंतर्गत व्यक्ति को 3 माह के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है तथा न्यायालय के द्वारा गठित सलाहकार बोर्ड की सिफारिश पर इसमें वृद्धि भी की जा सकती है तथा न्यायालय द्वारा गठित सलाहकार बोर्ड की सिफारिश पर इसमें वृद्धि भी की जा सकती है। क्या? निवारक निरोध में क्या है? तो निवारक निरोध के अंतर्गत व्यक्ति को अपराध के पूर्व गिरफ्तार किया जाता है ताकि वह किसी भी अपराध को अंजाम न दे सके। बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के अपराध के पूर्व की जो गिरफ्तारी होती है वह क्या कहलाती है? निवारक निरोध कहलाती है। निवारक निरोध के अंतर्गत संसद के द्वारा 1950 ईस्वी में निवारक निरोध अधिनियम, 1971 ईस्वी में मीसा, 1985 ईस्वी में टाडा, 2002 ईस्वी में कोटा कानून पारित किए गए। परंतु उपर्युक्त सभी कानून वर्तमान समय में कार्य नहीं कर रहे हैं। वहीं क्या होता है? 1967 ईस्वी में
गैर कानूनी गतिविधियां निवारक अधिनियम का निर्माण किया गया था, जिसमें 2019 ईस्वी में परिवर्तन कर दिया गया और इसके अंतर्गत व्यक्ति को 3 माह के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है तथा न्यायालय द्वारा गठित सलाहकार बोर्ड की सिफारिश पर इसमें वृद्धि भी की जा सकती है। अब बात करते हैं आगे। अब बात करें आगे तो जो निवारक निरोध है, निवारक निरोध समवर्ती सूची का विषय है और निवारक निरोध में विधि के निर्माण का अधिकार केंद्र तथा राज्य दोनों को प्राप्त है। क्या निवारक निरोध, निवारक निरोध समवर्ती सूची का विषय है। निवारक निरोध समवर्ती सूची का विषय है और इसमें विधि निर्माण का अधिकार केंद्र तथा राज्य दोनों को प्राप्त है। विधि निर्माण का अधिकार, विधि निर्माण का अधिकार केंद्र तथा राज्य दोनों को प्राप्त है। क्या निवारक निरोध समवर्ती सूची का विषय है और इसमें विधि के निर्माण का अधिकार केंद्र तथा राज्य दोनों को प्राप्त है। अब बात करें हम आगे, बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या अगला मूल अधिकार आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान में अनुच्छेद 23 व 24 में किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 व 24। शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान में अनुच्छेद 23 व 24 में किया गया है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 23 की। अनुच्छेद 23। तो अनुच्छेद 23 के अंतर्गत क्या बात की गई? तो अनुच्छेद 23 के अंतर्गत मानव का दुर्व्यवहार तथा बालात श्रम पर प्रतिबंध की बात की गई। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत मानव का दुर्व्यापार तथा बालात श्रम पर प्रतिबंध की बात की गई। क्या अनुच्छेद 23 मानव का दुर्व्यापार, मानव का दुर्व्यापार तथा बालात श्रम पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत मानव का दुर्व्यापार तथा बालात श्रम पर प्रतिबंध की बात कही जाती है। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत मनुष्यों का वस्तुओं की भांति क्रय विक्रय, बेगार, दास तथा बंधुआ प्रणाली, न्यूनतम पारिश्रमिक से कम पर कार्य कराना प्रतिबंधित कर दिया गया है। क्या इसके अंतर्गत अनुच्छेद 23 के अंतर्गत मनुष्यों का वस्तुओं की भांति क्रय विक्रय, मनुष्यों का वस्तुओं की भांति क्रय विक्रय, मनुष्य का वस्तुओं की भांति क्रय विक्रय, बेगार दास प्रथा, बंधुआ प्रणाली, न्यूनतम पारिश्रमिक से कम पर कार्य कराना, बंधुआ प्रणाली न्यूनतम पारिश्रमिक
से कम पर कार्य कराना प्रतिबंधित कर दिया गया है। क्या? अनुच्छेद 23 के अंतर्गत मनुष्यों का वस्तुओं की भांति क्रय विक्रय, बेगार, दास प्रथा, बंधुआ प्रणाली, न्यूनतम पारिश्रमिक से कम पर कार्य कराना। क्या न्यूनतम पारिश्रमिक का मतलब क्या है? जो उस समय की मजदूरी है, उस मजदूरी से आप कम पर कार्य कराते हैं, तो यह भारतीय संविधान के अनुसार क्या किया गया है? अनुच्छेद 23 में प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो अनुच्छेद 23 के अंतर्गत मनुष्यों का वस्तुओं की भांति क्रय विक्रय, बेगार, दास प्रथा, बंधुआ प्रणाली, न्यूनतम पारिश्रमिक से कम पर कार्य कराना, ये क्या किया गया है? ये सब का सब प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब बात करें आगे। वहीं क्या होता है, इस दिशा में संसद के द्वारा 1948 ईस्वी में न्यूनतम मजदूरी उन्मूलन अधिनियम का निर्माण किया गया। संसद के द्वारा इस दिशा में 1948 ईस्वी में न्यूनतम मजदूरी उन्मूलन अधिनियम का निर्माण किया गया। क्या? अनुच्छेद 23 के प्रावधानों के लिए संसद के द्वारा 1948 ईस्वी में न्यूनतम मजदूरी उन्मूलन अधिनियम का निर्माण किया गया। अब बात करते हैं अनुच्छेद 24 की। तो अनुच्छेद 24 में बाल श्रम को प्रतिबंधित किया गया है। क्या? अनुच्छेद 24 बाल श्रम पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 24 बाल श्रम पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 24 बाल श्रम पर प्रतिबंध। इसके अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों तथा जोखिम भरे संस्थानों पर कार्य करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। क्या? इसके अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखाने तथा जोखिम भरे स्थानों पर कार्य करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत जो 14 वर्ष से कम आयु के बालक हैं, तो 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों पर कार्य करने से तथा जोखिम भरे स्थानों पर कार्य करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसमें क्या किया गया? 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखाने तथा जोखिम भरे स्थानों पर कार्य करना प्रतिबंधित कर दिया गया। तो इसका उद्देश्य क्या है? क्यों ऐसा किया गया? इसका उद्देश्य है बालकों की शोषण से सुरक्षा करना तथा उनके स्वास्थ्य का संरक्षण करना। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य बालकों की शोषण से सुरक्षा करना। इसका उद्देश्य बालकों की शोषण से सुरक्षा करना तथा उसके स्वास्थ्य का संरक्षण करना है तथा उसके स्वास्थ्य का संरक्षण करना है।
करना है। ये जो 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों तथा जोखिम भरे स्थानों पर कार्य करने से प्रतिबंधित किया गया, इसका उद्देश्य बालकों को शोषण से सुरक्षा करना तथा उनके स्वास्थ्य का संरक्षण करना है। वहीं क्या होता है, संसद के द्वारा 1986 ईस्वी में बाल श्रम प्रतिरोध अधिनियम का निर्माण किया गया। क्या संसद के द्वारा 1986 ईस्वी में बाल श्रम प्रतिरोध अधिनियम का निर्माण किया गया। क्या संसद के द्वारा 1986 ईस्वी में बाल श्रम प्रतिरोध अधिनियम का निर्माण किया गया। वहीं 2012 ईस्वी में संसद के द्वारा बालकों के यौन हितों के संरक्षण के लिए पास्को यानी कि बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम का निर्माण किया गया। क्या 2012 ईस्वी में संसद के द्वारा बालकों के यौन हितों के लिए पास्को यानी कि बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम 2012 ईस्वी में संसद के द्वारा बालकों के यौन हितों के लिए पास्को यानी कि बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम का निर्माण किया गया। क्या 2012 ईस्वी में संसद के द्वारा बालकों के यौन हितों के लिए पास्को यानी कि बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम का निर्माण किया गया। अब बात करते हैं मूल अधिकारों में अगले मूल अधिकार की धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 के मध्य किया गया है। अनुच्छेद 25 से 28 स्वतंत्रता के मूल अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 के मध्य किया गया है। तो बात करते हैं सबसे पहले अनुच्छेद 25 की। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत क्या बात की गई? तो अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। क्या अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता यानी किसी भी धर्म को मानने, प्रचार करने तथा आचरण करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में दी गई है। किसी भी धर्म को मानने, प्रचार करने, किसी भी धर्म को मानने, प्रचार करने तथा आचरण करने की स्वतंत्रता तो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया?
तो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, यानी किसी भी धर्म को मानने, प्रचार करने तथा आचरण करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। परंतु उपर्युक्त सभी स्वतंत्रताओं पर सदाचार स्वास्थ्य के आधार पर उचित प्रतिबंधों की व्यवस्था की गई है। क्या? परंतु सभी प्रकार की स्वतंत्रताओं पर सदाचार तथा स्वास्थ्य के आधार पर परंतु सभी प्रकार की स्वतंत्रताओं पर सदाचार तथा स्वास्थ्य के आधार पर उचित प्रतिबंधों की व्यवस्था की गई है। उचित प्रतिबंधों की व्यवस्था की गई है। तो अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी किसी भी धर्म को मानने, प्रचार करने तथा आचरण करने की स्वतंत्रता। ये जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं, ये सभी स्वतंत्रताएं सदाचार तथा स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबंधित की जा सकती हैं। क्या? भारतीय संविधान में इन सभी स्वतंत्रताओं को सदाचार तथा स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबंधित किया जा सकता है। अब यदि हम बात करें आगे, तो चलिए बात करते हैं अनुच्छेद 26 की। अनुच्छेद 26 में क्या प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। क्या? अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता प्रदान की गई है और इसके अंतर्गत प्रत्येक धार्मिक समुदाय को अपने धर्म अथवा दान के उद्देश्य से धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करने एवं उसके प्रशासन का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके अंतर्गत प्रत्येक धार्मिक समुदाय को धर्म अथवा दान के उद्देश्य से धार्मिक संस्थाओं की स्थापना तथा उसके प्रशासन का अधिकार प्रदान किया गया है। क्या? इसके अंतर्गत प्रत्येक धार्मिक समुदाय को धर्म अथवा दान के उद्देश्य से इसके अंतर्गत प्रत्येक धार्मिक समुदाय को धर्म अथवा दान के उद्देश्य से धार्मिक संस्थाओं की स्थापना तथा उसके प्रशासन का अधिकार प्रदान किया गया है। धार्मिक संस्थाओं की स्थापना तथा उसके प्रशासन का अधिकार प्रदान किया गया है। क्या? अनुच्छेद 26 में क्या बात की जाती है? तो अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता प्रदान की गई है और इसके अंतर्गत प्रत्येक धार्मिक समुदाय को धर्म अथवा दान के उद्देश्य से धार्मिक संस्थाओं की स्थापना तथा उसके प्रशासन का अधिकार प्रदान किया गया है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 27 की। अनुच्छेद
27। तो अनुच्छेद 27 के अंतर्गत क्या बात की गई? तो अनुच्छेद 27 में धार्मिक करों की अदायगी में छूट प्रदान करने की बात की गई है। क्या? अनुच्छेद 27 धार्मिक करों की अदायगी में छूट। अनुच्छेद 27 धार्मिक करों की अदायगी में छूट प्रदान करने की बात करता है। इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राज्य के द्वारा नागरिकों को धार्मिक कर प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। क्या? इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राज्य के द्वारा इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राज्य के द्वारा नागरिकों को धार्मिक कर इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राज्य के द्वारा धार्मिक कर प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। धार्मिक कर प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो अनुच्छेद 27 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 27 में धार्मिक करों की अदायगी में छूट प्रदान करने की बात की गई है और अनुच्छेद 27 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राज्य के द्वारा नागरिकों को धार्मिक कर प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अब बात करें आगे अनुच्छेद 28 की। अनुच्छेद 28, तो अनुच्छेद 28 में क्या बात की जाती है? तो अनुच्छेद 28 में क्या बात की जाती है? तो अनुच्छेद 28 में राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध की बात कही गई है। अनुच्छेद 28 में राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध की बात की गई है। अनुच्छेद 28 राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 28 में राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध की बात की गई और इसके अंतर्गत राजकीय शिक्षण संस्थाओं में अथवा ऐसे शिक्षण संस्थान जिनका 100% संचालन राजनीति से किया जा रहा हो, वहां पर धार्मिक शिक्षा को प्रतिबंधित कर दिया गया है। क्या? इसके अंतर्गत राजकीय शिक्षण संस्थान अथवा ऐसे शिक्षण संस्थान जिनका 100% संचालन राजनीति से किया जा रहा हो वहां पर धार्मिक शिक्षा को प्रतिबंधित कर दिया गया है। क्या?
अनुच्छेद 28 के अंतर्गत राजकीय शिक्षण संस्थान अथवा ऐसे शिक्षण संस्थान जिनका 100% संचालन राज्य निधि के द्वारा किया जा रहा हो, वहां पर धार्मिक शिक्षा को प्रतिबंधित कर दिया गया है। वहां पर क्या किया गया? धार्मिक शिक्षा को प्रतिबंधित कर दिया गया है। परंतु ऐसे शिक्षण संस्थान जिनकी स्थापना किसी ट्रस्ट अथवा बोर्ड के अंतर्गत की गई है, वहां पर क्या है? धार्मिक शिक्षा प्रदान की जा सकती है। क्या? परंतु ऐसे शिक्षण संस्थान जिनकी स्थापना किसी ट्रस्ट या बोर्ड के द्वारा की गई हो, वहां पर धार्मिक शिक्षा प्रदान की जा सकती है। क्या? लेकिन ऐसे शिक्षण संस्थान जिनकी स्थापना किसी ट्रस्ट या बोर्ड के द्वारा की गई हो, वहां पर क्या है? धार्मिक शिक्षा प्रदान की जा सकती है। इसी के अंतर्गत नागरिकों को धार्मिक सभाओं में उपस्थित से स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसी के आधार पर नागरिकों को धार्मिक सभाओं में उपस्थित से स्वतंत्रता प्रदान की गई है। क्या? इसी के आधार पर नागरिकों को धार्मिक सभाओं में उपस्थिति से स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसी के अंतर्गत नागरिकों को धार्मिक सभाओं में उपस्थित से स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो अनुच्छेद 28 में क्या बात की जाती है? तो अनुच्छेद 28 में राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा को प्रतिबंधित कर दिया गया है। अनुच्छेद 28 के अंतर्गत राजकीय शिक्षण संस्थान अथवा ऐसे शिक्षण संस्थान जिनका 100% संचालन राज्य निधि के द्वारा किया जा रहा हो, वहां पर धार्मिक शिक्षा को प्रतिबंधित कर दिया गया है। परंतु ऐसे शिक्षण संस्थान जिनकी स्थापना किसी ट्रस्ट या बोर्ड के द्वारा की गई है, वहां पर धार्मिक शिक्षा प्रदान की जा सकती है। इसी के आधार पर नागरिकों को धार्मिक सभाओं में उपस्थित से स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अब आगे बात करें तो प्रस्तावना में निहित पंथ निरपेक्षता शब्द की अभिव्यक्ति मूल अधिकारों में स्वतंत्रता के अधिकारों से की जाती है या होती है। क्या? प्रस्तावना में निहित पंथ निरपेक्षता शब्द की प्रस्तावना में निहित पंथ निरपेक्षता शब्द की अभिव्यक्ति मूल अधिकारों में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों में होती है। क्या? प्रस्तावना में निहित पंथ निरपेक्षता शब्द की अभिव्यक्ति मूल अधिकारों में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर होती है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।